हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब किस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा और क्या इसको कैंसिल करने का पूरा प्रोसेस होता है। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ये टॉपिक हमारा कवर होता है अंडर सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसके पहले मैंने आपसे सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, तो ये सारे टॉपिक मैं आपके ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो अगर आपने नहीं देखा है सारे टॉपिक्स, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएंगे, और देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से थोड़ा बहुत यहाँ पे लिंक होता है। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप ये पूरे चैप्टर को समझ पाओगे। अब यहाँ पे अगर हम कैंसिलेशन की बात करें, तो कैंसिलेशन का सीधा सीधा मतलब तो ये निकलता है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था वो आपका कैंसिल हो चुका है और अब आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो। और ये मैंने आपको वहां पे बताया था, जो इसका रजिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसके बाद आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, साथ में आपने जो इनपुट पे टैक्स दिया है उसका भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब जब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो ही नहीं, तो इसका मतलब अब ना तो आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर से, ना ही जो इनपुट्स पे आपने टैक्स दिया था उसका आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज में भी अगर आप देखेंगे तो यही कॉन्सिक्वेंस होती है कि अगर आपका कैंसिलेशन हो गया तो इसके बाद अब आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो ही नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर ये बोली जा रही है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि जिनके लिए रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी मैंडेटरी होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हुआ, उसके बाद उनको अपना बिजनेस बंद कर देना है। लेकिन इन केस क्या करते हैं वो, कि अगर बिजनेस को कैरी ऑन रखते हैं, बिजनेस अभी भी कंटिन्यू रहता है, तो उस केस में ये एक ऑफेंस होगा अंडर जीएसटी, और इसकी वजह से उनको हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। तो ये हो गई हमारे कैंसिलेशन की बात। अब यहाँ पर हमको ये बताया गया कि कौन कौन कैंसिलेशन के फाइल कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है रिक्वेस्ट बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद से जीएसटी पोर्टल पे जाकर के वॉलेंट्री वहां पे फाइल कर सकता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं रिक्वेस्ट बाय द लीगल हायर्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन के जो लीगल हायर्स है वो भी यहाँ पर फाइल कर सकते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये करते हैं तब जब रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो चुकी हो। मतलब लीगल हायर्स उसी केस में करेंगे जब रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो चुकी हो। तीसरा यहाँ पर है सुओ मोटू कैंसिलेशन बाय द डिपार्टमेंट। मतलब जो डिपार्टमेंट है या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपने मोशन पे भी कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन का, और उसके अदर रीजन यहाँ पे होंगे, और वो रीजन अभी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो किस केस में रिक्वेस्ट फाइल करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली दो केसेस आते हैं। एक तो उसका टर्नओवर लेस हो गया हो थ्रेशोल्ड लिमिट से। जैसे आपको पता है कि जब पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट ये अगर एक्सीड करती है एक स्पेसिफिक लिमिट को, तो उस केस में आप लायबल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो गिर जाए, ठीक है, वो जो स्पेसिफिक लिमिट है उससे अगर कम हो जाती है, तो इस केस में आप पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो। इसका मतलब आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ और अदर केसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड। तो बिजनेस आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, बिजनेस को आपने क्लोज कर दिया। तो अगर आपने बिजनेस को क्लोज कर दिया तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन भी अब आप क्या करोगे, कैंसिल करवा दोगे। दूसरा यहाँ पर है द बिजनेस हैज बीन ट्रांसफर्ड फुली, एमलगमेटेड, डीमर्ज्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। क्या होता है कि अगर आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर देते हो किसी और पर्सन को, तो उस केस में जो ट्रांसफर ही होता है उसको नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल यहाँ पे करवा देते हो। तो यहाँ पर यही बोलेगा द ट्रांसफरी और द न्यू कंपनी फ्रॉम एमलगमेशन और डीमर्जर हैज टू गेट रजिस्टर्ड। द ट्रांसफरर विल कैंसिल इट्स रजिस्ट्रेशन इफ इट सीजेस टू एग्जिस्ट। तो जो ट्रांसफरर है, जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, उसको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, और जिस इंसान को वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी को, उसको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पर बोले देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। तो आपने बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया है। जैसे मान लो कि सोल प्रोप्राइटरी फर्म थी आपकी, उसमें आपने अपने दो दोस्तों को बुला करके उसको एक पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। तो अगर आप ये भी कर रहे हो तो इस केस में भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन पुराना वाला कैंसिल करवा के नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये बात आती है कि जो डिपार्टमेंट है या फिर प्रॉपर ऑफिसर किस केस में आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है किसी प्रोविजन को मानने में, या फिर आपके बिजनेस के कंडक्ट में आपने कोई डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में डिपार्टमेंट या फिर प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे सारे प्रोविजंस, एक एक करके सारे प्रोविजन को यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो ये वही बात बोल रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर
registered person or his legal hire can cancel the registration and in such a manner and within such period as may be prescribed। तो मैंने आपको बताया कि 3% ऐसे होते हैं जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। एक तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद, दूसरा उसके लीगल हायर और यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर। लीगल हायर्स की अगर हम बात करें तो लीगल हायर्स तो आपको पता है कि डेथ के केस में, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में लीगल हायर्स उसके कैंसिलेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन कब करता है? रजिस्टर्ड पर्सन तब करता है जब उसका बिजनेस या तो डिसकंटिन्यू हो गया हो, या फिर उसने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया हो, या फिर उसने एमलगमेशन किया हो, या फिर डीमर्जर हुआ हो, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हुआ हो, या फिर वो लायबल ही ना हुआ हो, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट अब कम हो गई हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन के साथ जब ये सारे केसेस होंगे तो या तो वो खुद से जाकर के एप्लीकेशन फाइल कर देगा कि मेरा सर कैंसिल कर दो आप रजिस्ट्रेशन, जीएसटी पोर्टल पे जाके वो अप्लाई कर देगा। अगर वो खुद से नहीं जाता है, एप्लीकेशन वहां पर फाइल नहीं करता है एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर, तो प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो अपने आप से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन या फिर लीगल हायर जाकर के वहां पर कैंसिलेशन के फाइल कर दे। अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो खुद से भी इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो यही बात आपसे इस प्रोविजन के अंदर में बोली गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed। जैसे मान लो कि रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल किया था फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 5 जून, तो अब जिस दिन उसने फाइल किया है उससे लेकर के कुछ टाइम तो लगेगा ना डिसीजन आने में। तो जब तक कि डिसीजन उसका नहीं आता है तब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट आता हमारा सबसेक्शन 2। ये हमसे बोल रहा था प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। किस केस में प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करेगा रजिस्ट्रेशन को? तो ये मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट के केसेस होते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने आपसे बोला था कि रजिस्टर्ड पर्सन, प्रॉपर ऑफिसर और लीगल हायर्स कैंसिल करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन को। तो लीगल हायर वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो डेथ का केस होता है। रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर ये जो फर्स्ट प्रोविजन है ये वॉलेंट्री कैंसिलेशन की बात करता है। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन खुद से जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता है। जैसे अगर उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, फिर ट्रांसफर कर दिया उसने फुली, या फिर एमलगमेशन हो गया, या डीमर्जर हो गया, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो वो क्या करेगा, वो खुद से जाकर के उसको फाइल कर देना चाहिए कैंसिलेशन के लिए। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद से नहीं जाता है तब उस केस में प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोविजन में यही बात की गई थी। अगर सेकंड वाले में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वॉलेंट्री नहीं होता है, यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ही कैंसिल करेगा रजिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पर आपको कुछ केसेस बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट केस अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट केस बोल रहा है द रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन्ड सच प्रोविजंस। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन था उसने जीएसटी एक्ट का कोई प्रोविजन या फिर कोई रूल कॉन्ट्रावीन किया है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर है और उसने यहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं किए फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी। तो यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन डीलर को छोड़ के जितने भी अदर रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, अगर उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज डी में हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया गया था तो उस केस में जिस डेट पे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया गया है उससे लेकर के 6 महीने के अंदर बिजनेस को कमेंस ही नहीं किया गया। जैसे आपको पता है कि सेक्शन 22 के अंदर में पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आता है, सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आता है। लेकिन अगर आप इन दोनों सेक्शन में कवर्ड नहीं भी होते हो तो भी आप अपना वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपने अपना वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन जिस डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन मिला था, जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आया था, उससे लेकर के 6 महीने तक आपने अपना बिजनेस कमेंस ही नहीं किया, बिजनेस करना स्टार्ट ही नहीं किया, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर। इसके बाद लास्ट क्लॉज में हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑब्टेन किया गया है बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और एनी सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर। एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव डेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये जो भी डिफॉल्ट की बात की जा रही है वो रजिस्टर्ड पर्सन ने स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम 5 अप्रैल, लेकिन जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको ये बात पता चली 20 अगस्त को, 20 अगस्त को ये बात उसको पता चली। तो अब इसके बाद ही वो यहाँ पर कैंसिलेशन के प्रोसीजर को स्टार्ट करेगा। लेकिन जो कैंसिलेशन उसका इफेक्ट में आएगा, जो कैंसिलेशन उसका होगा, वो 5 अप्रैल से भी हो सकता है अगर उसको पता चल जाता है प्रॉपर ऑफिसर को कि यहाँ से ही डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया था। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव डेट, मतलब कि जो बैक डेट होती है उससे ही यहाँ पर कैंसिलेशन हो सकता है। तो ये प्रॉपर ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो किस केस से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहा है। इसके बाद देखिए इस पॉइंट में यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रॉपर ऑफिसर को अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है
तो उसको आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी एक बार अपनी बात रखने की। बिना अपॉर्चुनिटी दिए वो डायरेक्टली अपने एंड से कैंसिलेशन नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होता है कि वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करके देता है और आपको पूछता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना किया जाए। तो उस केस में अगर आप उसको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे देते हो तो आपका कैंसिलेशन रोका जा सकता है। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर वही सस्पेंशन की बात की है कि जितने टाइम तक आपकी प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग रहेगी तब तक के आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। इसके बाद सबसेक्शन 5 की अगर बात करें तो ये हमसे बोल रहा है कि जिस भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है वो पर्सन एक अमाउंट पे करेगा which will be equivalent to the credit of input tax or the output tax whichever is higher। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट यहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा और ये पेमेंट होगा बाय वे ऑफ डेबिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और ये जो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स उसका पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड एज स्टॉक और कैपिटल गुड्स। तो मतलब कैपिटल गुड्स हो चाहे उसके कोई भी फिनिश्ड गुड्स हो या फिर कोई भी इनपुट्स हो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, तो इन सबका जो भी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स उसका पड़ा हुआ है वो या फिर आउटपुट टैक्स, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसका पेमेंट उसको करना पड़ेगा ऑन कैंसिलेशन। इसके बाद लास्ट सबसेक्शन में हमसे ये बोला गया द अमाउंट पेबल अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रॉपर एक मेथड हमको बताया गया कि किस तरीके से आप ये सारे अमाउंट को कैलकुलेट करोगे, चाहे वो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हो चाहे वो आउटपुट टैक्स हो। तो प्रॉपर एक मेथड हमको बताया गया है, तो उसी मेथड को फॉलो करके यहाँ पर इस अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बात करेंगे प्रोसीजर की कि किस प्रोसेस को फॉलो करके रजिस्टर्ड पर्सन या फिर उसके लीगल हायर्स यहाँ पर कैंसिलेशन को फाइल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन जाता है और अपना लॉगिन करता है तो वहां पर वो डायरेक्टली भी उसको ऑप्शन मिल जाता है, वो अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के लिए। लेकिन ऐसा एक टैक्स पेयर, ऐसा एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने जिस मंथ में वो अप्लाई कर रहा है कैंसिलेशन के लिए उस मंथ में उसने अगर टैक्स इनवॉइस इशू कर दी है तो फिर वो डायरेक्टली जीएसटी कॉमन पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकता फॉर कैंसिलेशन। वहां पर क्या होता है, वहां पर उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 16, और इस फॉर्म को भरने के बाद फिर उसका यहाँ पर कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाकर के एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर कैंसिलेशन इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 16। और जीएसटी आरईजी 16 फॉर्म में उसको कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे डिटेल्स ऑफ इनपुट्स, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी कितनी है टैक्स की, कितना पेमेंट उसने किया है, किसको किया है। तो ये सारी डिटेल उसको वहां पर इस फॉर्म में डालनी पड़ेगी। इसके बाद क्या होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास में एप्लीकेशन यहाँ पर पहुंचेगी और एप्लीकेशन पहुंचने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है कि कैंसिलेशन करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इशू कर देगा ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 19 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा था कैंसिलेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट डिटरमाइंड बाय द ऑफिसर। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर डिसाइड करता है कि किस डेट से कैंसिलेशन इफेक्टिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर की कि अगर प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर कैंसिलेशन को इनिशिएट करता है तो उस केस में क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोल रहे हैं इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन ही विल सेंड अ शो कॉज नोटिस टू सच पर्सन इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 17। तो मैंने आपसे बोला था ना अभी कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन तो वो डायरेक्टली नहीं कैंसिल कर सकता है कि उसने अपने एंड से कैंसिल कर दिया और आपको बता दे कि कैंसिल आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहां पर वो आपको नोटिस इशू करके देगा और उस नोटिस को हम बोलते हैं शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में ये मेंशन होता है कि आप ये बताओ, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ये बताए कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना किया जाए, और उस नोटिस का उसको रिप्लाई वहां पर करना पड़ता है। तो जो नोटिस होगा यहाँ पर शो कॉज नोटिस इशू करके देगा प्रॉपर ऑफिसर, और ये नोटिस इशू होगा इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 17। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है कि जब पर्सन को यहाँ पर शो कॉज नोटिस मिलता है तो उसका उसे रिप्लाई करना पड़ता है। रिप्लाई वो करता है इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 18 विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। और यहाँ पर वो ये रिप्लाई करता है कि वाई हिज रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसिल्ड। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये होता है कि जब रिप्लाई मिल जाता है प्रॉपर ऑफिसर को और प्रॉपर ऑफिसर के हिसाब से वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो वो क्या करेगा, वो ड्रॉप कर देगा सारी प्रोसीडिंग्स को, मतलब अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद वो एक ऑर्डर पास करेगा इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 20। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ऑफिसर जो रिप्लाई दिया गया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है एंड द रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड, तो उस केस में वो कैंसिल करेगा और कैंसिल करने के लिए वो एक ऑर्डर पास करेगा इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 19। और ये ऑर्डर सेंड किया जाएगा टैक्सेबल पर्सन को या फिर रजिस्टर्ड पर्सन को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस। इसके बाद लास्ट में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है
कैन द बिजनेस रजिस्टर फॉर जीएसटी आफ्टर कैंसिलेशन? तो इसका आंसर होगा यस, इफ द रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन कैंसिल्ड बाय द टैक्स ऑफिसर। मैंने आपको दो पर्सन बताए थे कि नॉर्मली जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो कैंसिल करवा सकता है या फिर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर करवाता है तब तो वो रजिस्टर दोबारा से करवा सकता है जीएसटी के लिए, लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर ने यहाँ पर कैंसिलेशन किया है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं हो सकता उस बिजनेस का। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के जो भी प्रोविजंस थे प्लस जो भी प्रोसीजर था वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।